जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और आज के दौर की जब हम बात करते हैं तो आज के दौर में सबसे पहले जो बात आती है वो यही आती है कि हमारे पास जो गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है और ज़रूरी भी है, लेकिन उससे ज़्यादा जो डिजिटल दौर है उसमें मोबाइल, टैबलेट और टीवी हमारी ज़िंदगी पे तो असरअंदाज होता है, उससे ज़्यादा हमारे बच्चों के इस्तेमाल में ज़्यादा आ गया है। लेकिन ये स्क्रीन टाइम क्या आप जानते हैं, जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इससे ज़हनी और समाजी नशोनुमा जो है बच्चों की वो किस हद तक मुतासिर हो रही है और किस तरह जो है बच्चे फील कर रहे हैं। उससे ज़्यादा ये कि अगर वालिदैन ये समझ बैठते हैं कि उनका बच्चा जो है ऑटिज़म का शिकार है, मगर माहिरीन के मुताबिक बाज़ दफ़ा ये कहते हैं कि ये अलामात दरअसल जो हम कार्टून करैक्टर या जो भी वो चीज़ें देख रहे होते हैं, स्क्रीन टाइम ले रहे होते हैं, उससे वो सीखते हैं। तो क्या ये कार्टून देखने की वजह से आती हैं या वो जो करैक्टर जिन्हें वो पसंद करने लग जाते हैं उनको वो बिल्कुल उनकी मिमिक्री करने लग जाते हैं, तो ये इस वजह से है या वाकई ये ऑटिज़म का शिकार होते हैं? आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि फ़र्क समझें कि ऑटिज़म क्या है, कार्टून करैक्टर सिंड्रोम जो है वो क्या है, या फिर ये उससे भी ज़्यादा कि वालिदैन उनको खुद किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इस हवाले से जो हमारे साथ गेस्ट हैं, पहले मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ और जानें उनसे कि भाई जो मैं ये बातें कर रही हूँ किस हद तक दुरुस्त हैं, और हम अपने बच्चों को अगर इस तरह करते देखें तो उसके लिए हमें क्या समझना चाहिए कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या हमें ये समझना चाहिए तो नॉर्मल सी चीज़ है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, रिनाउंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं एंड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इब्राहिम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आज के प्रोग्राम में आए हैं और काफ़ी दिन के बाद आज आपसे मेरी मुलाकात हो रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप जब भी आते हैं तो एक ऐसी आपसे गुफ्तगू होती है जिससे ना सिर्फ हम बहुत कुछ सीखते हैं, जो पेरेंट्स हैं आज जब आप जाएंगे तो हम जान सकेंगे कि ये कितना फ़र्क है, ये कार्टून सिंड्रोम है, ये ऑटिज़म है, या फिर इसको एक नॉर्मल चीज़ लेनी चाहिए। तो सबसे पहले ये बताइए, ये कार्टून करैक्टर सिंड्रोम क्या है? पहले तो एक बड़ा अफसोसनाक बात है कि हम इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बात करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये आजकल के माहौल में एडजस्ट हो गया है कि बहुत ज़्यादा इस तरह के सिंड्रोम्स आना शुरू हो गए। जी। और पहले एक वक्त होता था जहाँ पे हम एक ऑटिज़म के नाम से हम कहते थे यार शायद कोई साल में एक बच्चा आ जाता था। अब रोज़ के हम 10 बच्चे देख रहे होते हैं, और ये ड्यू टू बिकॉज ऑफ या तो सम डिफ़ॉल्ट इन द ब्रेन है, या फिर फूड है, या फिर कोई रेज हैं, या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो ब्रेन को डिफ़ॉल्ट करके पैदा कर रहा है। और कुछ दफ़ा डिफ़ॉल्ट ब्रेन अगर है या नहीं है, या नहीं है तो या हम बना रहे हैं उसको। जी। बनाने का मकसद ये होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बच्चे को एक छोटी सी उम्र में बहुत ही हाई डोज ऑफ स्क्रीन दे देते हैं, तो कई दफ़ा वो दिमाग में इतना अंदर गर्द गुबार पैदा कर देता है हाई एनिमेशंस, हाई साउंड्स की वजह से और हाई कलर्स की वजह से, कि ब्रेन डिफ़ॉल्ट या डैमेज पड़ जाता है। अगर 2 साल से पहले कोई भी बच्चा अगर 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता है तो उसका ब्रेन डैमेज होने के चांसेस 70% है, और डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस 90% है। डिफ़ॉल्ट में ही कुछ दफ़ा जो चीज़ें आती हैं वो है वर्चुअल ऑटिज़म, और वर्चुअल ऑटिज़म होता ही स्क्रीन की वजह से है, या फिर ऐसी चीज़ें जो हम गट में डालते हैं, पेट में, जी। इसकी वजह से हमारे जो डोपामीन सेरोटोनिन है इतना हाई हो जाता है कि हमारा बच्चा जो है उस कैटेगरी में चला जाता है। दूसरा, आपका जो पहला जो सवाल था जो बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल के ज़माने में, लोगों को अभी तक नहीं पता ये, और ये वर्ड अभी तक लोगों के दिमाग में नहीं आया, दैट इज़ अ कार्टून कैरेक्टर डिसऑर्डर। इट्स अ सिंड्रोम, डिसऑर्डर, वी डोंट नो, बट स्टिल इट्स जस्ट लाइक कार्टून्स। आप अगर कार्टून्स की वीडियोस देखें, और इन बच्चों को अगर आपके बच्चा कोई भी किस्म की इस तरह की हरकतें कर रहा है जो कार्टून्स कैरेक्टर की तरह, तो यू हैव टू कंसर्न विद अ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, क्योंकि उसमें बच्चा मिमिक्री कर रहा होता है, उसी तरह आवाज़ें निकाल रहा होता है, उसी तरह बात करता है, उसी तरह चलता है, उसी तरह एक्शन करता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ उसको लगता है दैट इज़ माई लाइफ, माई वर्ल्ड। इसी को कहते हैं वर्चुअल। और उसको रियल लाइफ से कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता कि यार व्हाट इज़ रियल लाइफ, व्हाट इज़ ह्यूमन इंटरेक्शन। उसको नहीं पता कि भाई मुझे
क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे खाना। अच्छा, वालिदैन का भी सबसे बड़ा कसूर होता है, व्हाट दे डू, वो खाना भी जो है बच्चों को स्क्रीन के साथ खिला रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता व्हाट दे आर ईटिंग। बिल्कुल, मैं आपसे डॉक्टर इब्राहिम ये बात करने लगी थी अभी कि जब आपने कहा ना कि गट भी का भी ताल्लुक होता है इससे ना, तो जब आप खा रहे हैं आपको स्क्रीन टाइम भी दिया हुआ है साथ में, वालिदैन आजकल करते ही हैं कि स्क्रीन दे देते हैं, उसके साथ ही वो कहते हैं वरना बच्चा खाना ही नहीं खाता। फिर अभी आपने जब कहा कि 10 बच्चे तो लाजमन इस तरह के केस आता है दिन में, तो किस एज ग्रुप के होते हैं और क्या यही वजह है कि आप स्क्रीन टाइम के साथ साथ ही बच्चों को खिला रहे हैं तो वो सब कुछ नेगेटिव में ही आ रहा है? ऑफ कोर्स थोड़ा सा आजकल तो एक प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारे पास थोड़ा सा लेट आ रहे हैं। अच्छा, लेट आने की वजह ये है कि थोड़ा सा भी अगर फील होता है तो चले आते हैं बिहेवियर थेरेपीज़ और XYZ थेरेपीज़ पे चले आते हैं डायरेक्टली, और स्कूल भी इसको कैटर कर रहा है, मगर अनप्रोफेशनल कंडीशन से ज़्यादा कर रहा है। उनको नहीं पता कि यार करना क्या है। सिर्फ बिहेवियर थेरेपीज़ या ऑक्यूपेशनल थेरेपीज से आपका बच्चा ठीक नहीं हो सकता। First, you have to detox the screen, detox many material which you are giving the child, especially the dairy products है, gluten है, yeast है, sugar है, nuts है, histamine level इसका सही होना चाहिए। प्लस साथ में आजकल आपको पता है नूडल्स और खाते होते हैं तो वो जो आपके अंदर जो डिफ़ॉल्ट एरियाज़ हैं, वो जो गट है उसमें MSG अगर जाए, मोनोसोडियम ग्लूकोनेट है या THBQ है, टेट्राजीन है, जी। वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके गट को इतना हाई कर देता है कि आपके ब्रेन में जाके टॉक्सिक लेवल डेवलप करता है और आपको हाई कर देता है। उसी में ही जो है ऑटिस्टिक अगर है या वर्चुअल ऑटिस्टिक है तो हाइपर एक्टिव इतना हो जाता है कि आपको माइल्ड से नहीं पता होता कि सीवियर कंडीशन में कब पहुंच गए हो। तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट। और कहते हैं ना कि हमारा जो सबसे पूरी बॉडी का जो सारे जो निज़ाम है एंजाइम्स के, वो ब्रेन से पहले पेट में है। पेट से पहले सारी चीज़ें निकलती हैं, बाद में ब्रेन में आती हैं। सही। डॉक्टर इब्राहिम, किस तरह पता चले पेरेंट्स को कि ये बच्चा जो है एक कार्टून करेक्टर सिंड्रोम में है या ऑटिज्म का इस वक्त शिकार है? क्योंकि देखें बिहेवियर तो ऐसा होता है, बाज़ दफ़ा तो बच्चा उस लैंग्वेज ही वही यूज़ कर रहा होता है। जी बिल्कुल। पहले तो ऑटिज़म को तो ये है कि ऑटिज़म को तो मैंने आपको बताया कि दिस इन डिफ़ॉल्ट फ्रॉम द यूट्रस, कि कहीं ना कहीं यूट्रस में कहीं ना कहीं ऐसा पेरेंट्स को प्रॉब्लम पता हुआ। कैसे चले? अब पेरेंट्स को कैसे पता चले? अगर बच्चा 1 साल का ऊपर हो गया है और उसकी माइल्ड डेवलपमेंट डिलेज हैं या बहुत ज़्यादा एक हाइपर एक्टिविटी है या उसकी मूवमेंट ज़्यादा है, तो 1 साल पे भी आप पकड़ सकते हैं इसको। और इवन दो कि एक रिसर्च में तो था कि 6 महीने के बच्चे को भी आप पकड़ सकते हैं अगर इसमें कोई डिफ़ॉल्ट एरियाज़ हैं, तो ब्रेन के जो हिलने का जो चेहरा है ना, वो इस तरह मूव करेगा, आइज़ की मूवमेंट ज़्यादा होती है। एक ये भी पकड़ने का तरीका है। फिर जब बच्चा 2 साल का होता है तो आपको खुद ब खुद लग रहा होता है कि यार इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा होता। ये हम सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चे की बात कर रहे हैं। जी। आई कांटेक्ट नहीं कर रहा होता, अगर चलना शुरू होता है तो टिपटो पे चलना शुरू होता है, एक फ्लैपिंग साइंस कर रहा होता है, एक अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा होता है, स्पीच बहुत डिले होती है। तो ऐसी बहुत दूसरी भी सिचुएशन है। दूसरा, फेयर टू एनी ऑब्जेक्ट्स नहीं होता, डायरेक्ट निकल जाएगा कहीं भी, उसको पता ही नहीं होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो बट एक नॉर्मल बच्चा और एक डिफ़ॉल्ट बच्चे में एक फ़र्क ये होता है कि एक जो नॉर्मल बच्चा है उसका ब्रेन इस तरह डेवलप हुआ है, जी। डिफ़ॉल्ट का ब्रेन ऐसे डेवलप हुआ। दे आर मोर हाइपर एक्टिव, मोर, मुझे तो लगता है जीनियस भी ज़्यादा होता है। और प्लस साथ में वो इतना फास्ट ब्रेन में हर चीज़ ले लेते हैं कि जैसे नहीं होता कि 220 का करंट जो 420 पे हो जाए और डायरेक्ट जो खींच डॉक्टर लेते हैं, इब्राहिम, तो वो सारी पेरेंट्स इस चीज़ें चीज़ को खींच लेते पसंद हैं। करते हैं हमारा बच्चा जो है हाइपर एक्टिव है, एक्टिव है, इसको तो पॉजिटिव ले रहे होते हैं। हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन कई दफ़ा हाइपर एक्टिविटी ऐसी हो जो अपनी जान को नुकसान पहुंचाए या दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा हो, या ऐसी कोई चीज़ें जो इसको पता ही ना हो कि यहाँ से चढ़ गया, वहाँ चढ़ गया, वहाँ से चढ़ गया, वहाँ चढ़ गया, किसी चीज़ की इसको होश ही नहीं है दुनिया की, तो ही डजंट नो द रियल वर्ल्ड, ही इज़ इन द दुनिया, किसी और दुनिया में ही चल रहा होता। प्लस साथ में जब आप इन्हीं बच्चों को जब आप स्क्रीन पे लेके जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स पे लेके जाते हैं, तो ऑफ कोर्स वो उसी दौरानिए में चला जाता है और पता ही नहीं चलता कि वो किस तरह वर्चुअल पे चला गया। एक ऑटिस्टिक वर्चुअल में कैसे जाता है और एक वर्चुअल जो है उसको हम कैसे बनाते हैं वर्चुअल, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर उसी वर्चुअल में ही क्या दिखा रहे हैं, अब किसी को आप प्रोग्राम्स ऐसे दिखा रहे हैं जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स है मैं कह रहा हूँ, लेकिन दिखा रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, तो भी बच्चा उसी लाइफ में चला जाएगा, उसको पता ही नहीं होगा मुझे
आगे मेरे आगे कौन है। दूसरा, जब कार्टून कैरेक्टर डिसऑर्डर पे आता है तो इसका मतलब ये है कि ही इज़ हाई ऑन दैट सिम्टम्स। उसको पता ही नहीं है कि भाई मुझे क्या, मुझे बस सिर्फ उसी स्टाइल में, कार्टून के कैरेक्टर के स्टाइल से ही सारी चीज़ें कर रहा होता है। सही। ये 3 कैटेगरीज ऑफ ऑटिस्टिक हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ऐसे में आप फिर वालिदैन को क्या सजेस्ट करते हैं कि बच्चों को जब वो उनकी तरबियत स्टार्ट करें तो उनको किस तरीके से जो है, कितना स्क्रीन टाइम दें, किस तरह उनकी एजुकेशन उसमें शामिल करें, या खाने पीने के वक्त जिस तरह ये आप गैजेट्स देते हैं वो ना दें? पहले तो लोग आते हैं तो हिस्ट्री यही होती है कि हिस्ट्री में ये लेना होता है कि कितने घंटे बच्चा वीडियोस देखता था। आप लोग डायरेक्ट, जैसे खाने में डिटॉक्सिकेशन होती है, ऐसे आप डायरेक्ट बंद नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स यू हैव टू टेपर इट डाउन द आवर्स। फिर रात को नहीं दिखाना, 6 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं दिखाना, क्योंकि मेलाटोनिन को भी ख़राब कर रहा होता है, फिर स्लीप डिस्टर्ब भी कर रहा होता है। तब इसकी वजह से भी बच्चा और इरिटेबल, हाइपर एक्टिव हो जाता है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाता है छोटे बच्चों में। तो एक तो स्क्रीन टाइम को टेपर करना होता है, प्लस साथ में जो मैंने आपको फूड की लिस्ट बताई, जिसमें दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ, काउ मिल्क, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, शुगर है, ग्लूटेन है, ईस्ट है, नट्स है, या समटाइम्स MSGs, THBQ, टेट्राजीन, सोडा, कैफीन, ये वो चीज़ें हैं। ग्लूटेन मैंने आपको बताया, ये बहुत टॉक्सिक होते हैं पेट के लिए, जो आपको हाई करते और हैं। ये तो वो चीज़ें जो हम रोज़ाना की बेस पे जी बहुत बिल्कुल। ज़्यादा और इस्तेमाल करें, आप प्रोसेस जब फूड भी हम में इनकी होती है हिस्ट्री तमाम लेते चीज़ें। हैं तो इनमें पता चलता है कि बच्चा बहुत, ये ऑटिस्टिक बच्चे पिकी ईटर्स बहुत होते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं खाना, लेकिन इन्हीं खानों में से ही ज़्यादा चल रहा होता है। चॉकलेट ज़्यादा चल रहे हैं, शुगर ज़्यादा चल रही है, काउ मिल्क ज़्यादा चल रहा है, बच्चा जो है काउ मिल्क पे काउ मिल्क पिए जा रहा है। तो कई दफ़ा ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक होती हैं। इनको हम चेंज करते हैं टूवर्ड्स कैमल मिल्क। कई दफ़ा डाइट चेंज करने से आपकी स्पीच भी बहुत बेहतर हो जाती है। आपकी जो किज़ीन कम करने से, जो काउ मिल्क में होती है, अब कैमल मिल्क पे ले जाते हैं, तो आपकी हाइपर एक्टिविटी काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो डॉक्टर जाती है। साहब, आप क्या बताएंगे इस वक्त जो वालिदैन आपको देख रहे हैं उन्हें, कि अगर बच्चों में डिले स्पीच, कब उन्हें समझ जाना चाहिए कि ये डिले स्पीच का जो है इस वक्त इसकी अलामात सिम्टम्स आ गए हैं, तो हमें डॉक्टर के पास फ़ौरन जाना है, और क्या इसके लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है इसमें, इसी यू। टॉपिक से थोड़ा सा हट के, बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक बच्चा जब आते हैं ना, तो 2-3 साल का बच्चा आता है तो मुझे आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो सुन नहीं रहा, चल फिर रहा है, बट ही इज़ नॉट लिस्टिंग टू अस। बट म्यूज़िक जब कराते हैं तो बहुत अच्छी तरह आ जाता है, फ़ौरन आ जाता है। तो दैट इज़ ऑल्सो ए बैड साइन कि हम कहते हैं, फिर हम कहते हैं बात जब करते हैं तब क्या करता है, कहता है तब तो सुनता ही नहीं है। जब म्यूज़िक की आवाज़ आती है कहीं भी तो वो कहीं भी उठ के आ जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड प्रॉब्लम्स। एक वेव्स का प्रॉब्लम होता है, जो एयर्स में हमारी वेव्स हो रही होती है। उसके लिए हम हमेशा ऑडियोमेट्री या फिर हम हमेशा करवाते हैं बेरा टेस्ट, जी। जिसमें ये इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको पता चलता है कि एम्पलीट्यूड कैसा है, दोनों कान में से कैसा, किसका वॉइस कितना है, वो क्या सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक उठा रहा है या फिर आवाज़ भी उठा रहा है। वो क्या करते हैं, बच्चे सिर्फ म्यूज़िक उठा रहे होते हैं और लोग समझते हैं ये तो सही है, स्पीच हो रहा है। सही। जब सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, तो यू हैव टू फर्स्ट गो फॉर द ऑडियोमेट्री। ऑफ कोर्स न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे आप, देन यू हैव टू अडॉप्ट फॉर ए न्यूरोलॉजी ओपिनियन के बाद आप जाएंगे ऑडियोमेट्री पे, बेरा टेस्ट पे, देन आपको डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। स्पीच डिले की ये भी एक वजह है, मैंने कहा स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह, अगर बातें ही नहीं कर रहे, बच्चा सिर्फ सुन रहा है और किसी और ज़बान में सुने जा रहा है। अब मेरे पास तो कुछ बच्चे तो ऐसे आते हैं जो ऑटिस्टिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, बिल्कुल दूसरी ही लैंग्वेज, क्योंकि वो जो देख रहे हैं, जो जी बिल्कुल। करेक्टर्स बोल अब रहे मेरे हैं पास वही वो कुछ सीखते हैं। कुछ लोग कभी बलूचिस्तान से बहुत आते हैं या कोयटा से बहुत आते हैं, तो उनकी एक अपनी ज़बान है, दे डोंट स्पीक फ्रिक्वेंटली उर्दू, बट दे स्पीक देयर लैंग्वेजेस। बट उन्होंने वो जो टीवी में दिखाया होता है या जो स्क्रीन में दिखाया होता है, जो कार्टून या XYZ, उसमें ऑटिज़म या वर्चुअल की कोई कहानी नहीं है, मगर वो ज़बान वो सीख लेता है, उसके माइक्रोसॉफ्ट में वो ज़बान फिट कर लेता है, जिसकी वजह से सिर्फ वो ही बोल रहा होता है और हमें लगता है कि यार ये तो कुछ मसला है। क्योंकि वो घर वालों की जबान बोल नहीं पा रहा था। ठीक है बट डॉक्टर साहब। मगर जी। आपको हमेशा आपको देखना ज़रूर है, डिफरेंस पैदा ज़रूर करना है, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाएंगे वही आपको डिफरेंस पैदा करके देगा कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम।
सही, क्योंकि जब तक आप नहीं जाएंगे आपको पता ही नहीं चलना। और सबसे बड़ी बात है कि 24 घंटे बच्चा आपके साथ रहता है, आपको ज़्यादा पता होता है अपने बच्चे जी का, बिल्कुल। उस पर आप नज़र रख सकते हैं। अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे, जब हम बात करें कार्टून कैरेक्टर सिंड्रोम की, तो क्या ये काबिले वापसी है, काबिले इलाज है, इस पर बात करते हैं। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे हम वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद। और बात हो रही है कि हम अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम देके उनके लिए कितनी मुश्किलात पैदा करें और उससे ज़्यादा अपने लिए कितना मुश्किल करें। हमारे साथ डॉक्टर इब्राहिम हैं जो बता रहे हैं कि स्क्रीन टाइम जब देते हैं तो जो कार्टून सिंड्रोम है वो काबिल इलाज है या नहीं, ये हम इनसे जानना चाहेंगे। अब आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छी बताई डॉक्टर साहब, आपने ये भी कहा, यही बताया कि आप किस तरह गाइड करते हैं कि बच्चों को कितना टाइम जो है स्क्रीन पर रहना है, कितना नहीं, और किस तरह खाने पीने का उनका ख्याल रखना है। ये सब तो हम जान गए आपसे, लेकिन अगर वाकई किसी बच्चे को आपको पता चलता है कि बच्चा जो आया है वाकई ये कैरेक्टर सिंड्रोम में है, तो उसके लिए कौन सा तरीका इलाज होता है? वालिदैन को क्या आप कहते हैं, या बस आप कहते हैं कि बस स्क्रीन टाइम ख़त्म कर दो ये ठीक हो जाएगा? मोस्ट ऑफ द टाइम इसको ख़त्म नहीं कहते, अपन कहते हैं डिटॉक्स करो। डिटॉक्स का मतलब स्लोली 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 उसकी बॉडी में से निकालो, जैसे जहर है। जैसे आप बॉडी के अंदर कोई एसिड आ जाता है या आपको टॉक्सिन्स आ जाते हैं, इसी तरह ब्रेन टॉक्सिन है ये जी। ब्रेन के टॉक्सिन को आपको इसी तरह निकालना है, आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि एक साथ नहीं निकाल सकते। तो क्यों, दिस इज एन एडिक्शन। बच्चा बिल्कुल ही घबरा जाएगा, अजीब सा हो जाएगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा, रोना कोई धोना और शुरू कर एक्टिविटी देगा। नहीं होगी उसके पास करने को। जी बिल्कुल। तो फिर उसको बेसिकली आपने कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली, कोई और एक्टिविटी नहीं होगी। तो ये कन्वर्ट करना है हमें, इनको कन्वर्ट करना है टूवर्ड्स द रियल ह्यूमन इंटरेक्शन एंड रियल वर्क जिंदगी में। अब इसमें नेचर का बहुत बड़ा रोल है। ग्रीन, चिड़ियों की चहचहाना, पानी की आवाज़, ये जो आपके जो एक्वेरियम्स होते हैं उनके पास जाके बैठ जाओ, नेचर से करीब नेचर करना से है। दरिया के पास चले जाओ। ऑफ कोर्स यू हैव टू मैनेज दैट थिंग। फिर इनको हम कहते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि इनकी जो ना लेवल ऑफ जो हाई टेस्टोस्टेरोन है वो डिक्रीज़ करो। अब वो कैसे करते हैं? फुटबॉल खिलाओ, स्विमिंग कराओ, बास्केटबॉल खिलाओ, इससे इंटरेक्शन बढ़ता है। अच्छा, फुटबॉल इज़ अ वेरी गुड गेम फॉर जो है अटेंशन स्पैन को वापस करने के लिए, क्यों दे आर यू रन आफ्टर अ बॉल फॉर अ स्पैन। अब उस स्पैन से लेके आप उस क्योंकि ये आपकी माइंड गेम भी है ना, आपका फोकस आपने करना है प्लस साथ में। फिर आप उनके साथ लूडो की गेम खेलें, स्क्रैबल खेलें, कि वो सांप सीढ़ी का खेल खेलें, जिससे इसका ब्रेन का गेम शुरू हो जाए। तो वो अलर्ट होना शुरू हो जाएगा, उसको पता चलेगा यार मैं कुछ नया कर रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स अब आपने देखा होगा नए लोग जो हैं वो चेस भी उसी पे खेलते हैं, लूडो भी उसी पे खेलते मोबाइल हैं, पे ही है सारी चीजें, और कार्ड भी उसी पे खेल रहे होते हैं। ऑफ कोर्स वो जो इंटरेक्शन है ना आपकी रियल लाइफ से, वो जो फील आनी है। हाँ। अच्छा, जिसकी बहुत ज़्यादा आदत होती है, आपने देखा होगा कहीं दावतों में बैठे हैं कुछ, जिसकी बहुत ज़्यादा आदत है स्क्रीन की, वो क्या करेंगे? साइड में जाएंगे, बस स्क्रीन पे बैठे होंगे। तो ऑफ कोर्स दिस इज एन एडिक्शन। अच्छा, दूसरा, अगर आपकी बहुत ज़्यादा वैसी एडिक्शन है तो व्हाट यू डू नॉर्मली, आप बार बार फ़ोन उठा के देखते हैं। ये एक आदत इवन बन मैं तो जाती है। लोगों को जब बात करते हैं नमाज पढ़ने के दौरान भी, उन्हें अभी वो नमाज पढ़ रहे होते हैं, सलाम नमाज फेरते पढ़ने हैं, के उनको बाद, ख्याल आता सलाम है कि पढ़ने भाई के कोई बाद, मैसेज तो नहीं आया। सलाम पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे बस दुआ की कबूलियत जो है फ़ोन में आ गई है, और दे हैव सेड कि बस अभी कबूल हो गया। तो ऑफ कोर्स दैट इज़ एन एडिक्शन। देखिए, एडिक्शन जितनी भी ख़राब होती है ना, दैट कॉजेज़ अ लाइफ स्पैन को जो है ना आपका कम कर देता है। यू हैव टू वॉक, रन, नेचर से वाबस्ता रखें, आपके बॉडी को हिलाएं जुलाएं, ब्रेन को नॉलेज में लेके आएँ, किताबों पे लेके आएँ। ठीक है, यू हैव टू रीड विद बुक्स। अगर एक एग्जांपल लें, आप कुरान 10 दफ़ा अपने फ़ोन से पढ़ लें और 1 दफ़ा या 2 दफ़ा अपने कुरान को बुक से पढ़ा, तो ऑफ कोर्स यू विल रिमेंबर इट, दैट वर्ड्स जो आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल इन द बुक्स। बिल्कुल। और उसी तरह आपकी बुक की मेमोरी है, जैसे मेमोराइजेशन है, आप कभी भी फ़ोन से मेमोराइजेशन नहीं कर सकते। यू हैव टू गो फॉर द बुक्स। बुक्स में सब हेडिंग्स है, ये सारी चीज़ें करके आप इसी को कहते हैं रियल लाइफ।
जैसे जब किसी को भी कोई भी मेंटल इशू आता है तो कहा जाता है कि आप कहीं अच्छी जगह पे लेके जाएं, पुरफिजा मकाम पे लेके ऑफ जाएं, कोर्स जैसे अभी आपने जिक्र किया पानी, नेचर, नेचर ट्रीज, पे लेके जाए। ग्रीनरी। ऑफ कोर्स वो आपकी जो रियल लाइफ में जब जाते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपकी जो एंजाइटी, डिप्रेशन, डोपामीन, सेरोटोनिन सब सही होना शुरू हो जाता है। तो दैट कॉजेज अ बिग ह्यूज ठीक है, डिफरेंस। तो डॉक्टर साहब कितना अरसा जो वालिदैन अपने अगर बच्चों को देख रहे हैं ये वाली कंडीशन में है, और आपने खुद कहा कि डेली बेसिस पे पहले एक साल में कभी एक बच्चा आता था, डॉक्टर साहब खुद बता रहे हैं, और अब 10 बच्चे जो हैं वो जी आते हैं। बिल्कुल। कल आपने 10 बच्चे देखे, तो आप वालिदैन को क्या कहेंगे, कितना अरसा बच्चों को जो है डिटॉक्स करें स्क्रीन से, और कितना अरसा लगेगा इसमें ना? देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कुछ न्यूरोटॉनिक्स दे रहे होते हैं। कई दफ़ा बहुत जब बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है तो यू हैव टू गिव अ साइकियाट्रिक मेडिसिन, फिर साथ में विटामिन्स, न्यूरोटॉनिक्स, ये फिर कितने अब फायदेमंद है डाइट। विटामिन देना? विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ओमेगा है, B12 है, मैग्नीशियम है, जिंक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, और साथ में है जिंकसेंग, रोजमेरी। ये वो चीज़ें हैं जो आपके लेवल ऑफ ब्रेन को बेहतर रखते हैं और चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। स्पेशली जो एसिटाइल कोलिन है वो रोजमेरी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है। इसमें कोलिन है, ये देना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी बहुत सारी ड्रग्स दे के हम बच्चे के डोपामीन, सेरोटोनिन को बेहतर करते हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर और क्लियर होना शुरू होती हैं। बट इट ऑफ कोर्स अगर आप मेरे पास 4 साल 5 साल का बच्चा लेके आए तो 5 साल तक तो आपने उसको अंदर इतना नवाद दे दिया है। एक और चीज़ भी इंफॉर्मेशन दे दूँ कि 2 साल से पहले कोई भी चीज़ अगर ब्रेन में हो ना तो डेवलप्ड हो रही होती है। जी। 5 साल में वो मैच्योर हो जाती है। अगर मेरे पास आया है बच्चा 6 साल 7 साल का, 5 साल का, तो मैच्योर करके लाया है। जी। उसको ठीक करना इस थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट इट टेक्स टाइम। काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर होती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि व्हेन आई डू द ट्रीटमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट बिहेवियर थेरेपीज, ओनली विद द मेडिसिन एंड विद द काउंसलिंग टू द पेरेंट्स, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी टू माई ट्रीटमेंट। अच्छा, आप कुछ पेरेंट्स का भी जब जिक्र कर रहे थे, हम ब्रेक में भी काफ़ी बातें कर रहे थे, हम डिस्कस यही कर रहे थे कि पेरेंट्स भी आजकल जो उनका भी बिहेवियर थोड़ा सा, उनको भी उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। तो थोड़ा गाइड करें ना, जो पेरेंट्स आपके पास आते हैं, क्या उनसे आपको क्या कभी कोई कंप्लेन होती है, उन्हें सबसे पहले खुद क्या करना है? बच्चे की बात सुननी है। बच्चे की Listen. बात सुननी है। पेरेंट्स ने क्या किया है, दे डोंट लिसन। उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, बस फ़ोन दे देते हैं। पहले माएँ क्या कितना करती है, ज़रूरी है ये, टाइम बिल्कुल। टाइम देखिए बच्चे की एक वैल्यू है, उसकी वर्ड्स की वैल्यू है। स्कूल से आया है या छोटा बच्चा है, उसको फ़ोन दे दिया आपने, अपनी काम कर रही हैं, या आप जी। खुद भी फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, या आप काम कर रही हैं, तो ऑफ कोर्स यू गिव, कोई बहाना तो है ना बच्चे को कुछ ना करने का। तो ऑफ कोर्स दिस कॉजेज अ डैमेज। इसी तरह जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बच्चा जब स्कूल से आया आपने पैड दे दिया, जब बच्चा शाम हो रही है तो आपने पैड दे दिया, कोई बाहर खेलने आपने नहीं कहा कि भेजा। बच्चों की सुननी है, वालिदैन तो आके ये कंप्लेन करते हैं, बच्चा हमारी नहीं सुनता। बच्चा इसलिए नहीं सुनता कि आप उसकी नहीं सुनते हैं। तो दोनों को एक आपको दूसरे को पहले टाइम देने की आप ज़रूरत है। सुनेंगे तब बच्चा आपकी सुनेगा। डोंट बी लाउड, बी वेरी पोलाइट, नॉर्मल। कई दफ़ा यू हैव टू बी वेरी कई दफ़ा पेरेंट्स क्या करते हैं पता है, बच्चा जब इरिटेट हो रहा होता है बच्चा को इधर उधर कर देते हैं, तो उसको और स्क्रीन दे देते हैं उसकी ज़िद की वजह से। बट वो ज़िद तोड़नी है, ये एक मिशन बनाना है कि तो तोड़नी है। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि स्क्रीन टाइम 1 घंटा एक दे जंग सकते है। हैं, लेकिन अगर वालिदैन बच्चों को टाइम देना चाहें तो वो कितना टाइम उनके लिए काफ़ी होता है कि बच्चों को इतना टाइम जितना ज़रूर बैठ हमारी के माँ बाप दें? देते थे। हमारे माँ बाप तो हर वक्त अवेलेबल होते ऑफ थे। कोर्स, तो यही है, अवेलेबल होते हैं। सेक्रीफाइस, देखिए शादी की है, बच्चा पैदा किया है, तो सेक्रीफाइस ऑफ द लाइफ है वो दोनों के लिए। पेरेंट्स अब अब्बा कहे, अम्मा कहे मैं तो घर पे होती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, अब्बा तो होते ही नहीं है। अब्बा आए, खाना खाया, दोस्तों में निकल गए। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ अब्बा? तो अब्बा का एक अपना रोल है, सही। अम्मा का एक अपना रोल है, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि अब्बा का रोल ज़्यादा होता है, क्योंकि अब्बा को ही ज़्यादा चीज़ें समझना आसान होती हैं अम्मा से ज़्यादा। तो अल्लाह ताला ने माँ को एक डिफरेंट कैटेगरी पे पैदा किया। दे आर मल्टीटास्क। आदमी जो है सिंगल टास्क पे पैदा किया गया, बट दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर मोर नॉलेजेबल। बहुत उनको पता चल जाता है कि यार मेरा बच्चा किस तरफ जा रहा है। तो हैव टू अंडरस्टैंड। कई दफ़ा पेरेंट्स में माँ तो अंडरस्टैंड कर रही है, मेरे पास आ रहे होते हैं, उसमें अब्बा समझना ही नहीं चाहते। मैं आपसे ये अब्बा बात कहते हैं, पूछना चाह रही हूँ, ये जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आज 5 केसेस आए, उसमें आप क्या देखते हैं, क्या पेरेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, या उन बच्चों में ज़्यादातर क्या कंप्लेन लेकर आते हैं? ज़्यादातर मैंने देखा कि पेरेंट्स की ही नहीं बनती आपस में। उनका एक प्रॉब्लम है,
उनकी बहस। और आजकल आपको पता है, आपने देखा होगा आजकल के जो जीन्स है, जो मैंने आपकी बात करा था, दे आर वेरी डिफरेंट। दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज, दे डोंट वांट टू लिसन टू ईच अदर। तो एक ये बहुत बड़ा एक खलिश है। और इसी में ही कई दफ़ा जो है आपने देखा होगा डाइवोर्स के रेट भी बढ़े हैं, सेपरेशन के रेट बिल्कुल, इस बढ़े पे हैं। हम प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रेशो बढ़ा है ना, वो इसीलिए बढ़ा है कि स्क्रीन बढ़ गई, आपकी खुराफात बढ़ गए, चीज़ें इधर उधर हो गई, और आप किसी की पूरी सुनाई नहीं फैमिली चाहते। में हम जब भी नतीजा सबसे निकलता है ना डॉक्टर इब्राहिम, वो निकलता है कम्युनिकेशन गैप। ऑफ कोर्स। सो आपको पहले एक ही बात है ना, डोंट वांट टू लिसन। इतना हम हाई हो गए हैं, हम अपने आप को सब मैंने कहा ना कि आपको जो पेरेंट्स मेरे पास आती हैं, जो इतना पढ़ के आ जाती हैं कि दे थिंक, जो मदर्स हैं वो दे थिंक मैं ही डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर जो सामने सीट पे बैठा है वो कुछ नहीं है। तो आजकल एक जीन्स में बहुत एक फ़र्क है। समझना नहीं चाहते सामने वाले की बात को। समझना ही नहीं चाहते, दे डॉक्टर साहब, डोंट वांट टू लिसन। बिल्कुल सही आपने बात कही। टाइम क्योंकि हमारे पास बहुत थोड़ा रह गया, तो मैंने आपसे 2 सवाल अभी पूछने हैं, जिसमें एक सवाल ये है कि भाई बहुत ज़्यादा जो ये गेमर्स की थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। गेमर्स जो हैं वो इतने एडिक्शन हुई होती गेम्स की इन्हीं बच्चों को, कि फिर वो उससे दूर नहीं जाना चाह रहे होते, उसी की दुनिया में रह रहे होते जी हैं। बिल्कुल, दिस इज़ कॉल्ड द वर्चुअल लाइफ। तो उसी में आप, ये बच्चों की बात नहीं, मैं तो कहता हूँ अडल्ट भी आप देखें, बड़े भी हैं, हाँ, अगर वो बिल्कुल, हम गेमर्स वही पे बात कर जाते रहे हैं तो वो गेमिंग में ऐसे होते हैं, सारा सारा दिन जो है वो गेम खेल रहे होते हैं, और दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। वो नशा है। जैसे हम पत्ते खेलते हैं, मतलब जुआ जो खेलते हैं, या हम जो जुआ, कोई भी एडिक्शन कोई आप भी ले चलें, एडिक्शन है XYZ, तो आप देखें ना कि वो एडिक्शन है। अब वो सारा सारा दिन उसी पे चल रहा होता है। तो बट यू हैव टू रियलाइज इट कि ये लाइफ नहीं है। लाइफ इज, द रियल लाइफ इज आउटसाइड। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बड़े जो है वो काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन सोच यही होती है कि अब जाके ये वाली गेम हमने कंप्लीट करनी है, उस टारगेट को पूरा करना। एक कोट है कि लोनलीनेस इज एन एडिक्शन, एंड एडिक्शन, दैट एडिक्शन इज अ डिप्रेशन। सही। वो आगे जाके डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। बस वन लाइनर पेरेंट्स को क्या कहेंगे आप मैसेज? बस पेरेंट्स को प्लीज़ एक इम्पॉर्टेंट बात, कि जो पिछले वक्तों में आप अभी जेंजी वाले जो हैं वो पुराने वक्तों से ही आए हैं, दे हैव चेंज। तो आप पुराने वक्तों की तरह जाएं, डोंट एज्यूम कि भाई हम आगे जा रहे हैं तो हमें मूव फॉरवर्ड करके हमें मॉडर्न लाइफस्टाइल गुजारनी है। मॉडर्न लाइफस्टाइल इज ऑलवेज अ पेन दैट कैन नॉट बी सॉल्व फ्रॉम, आपके रिलेशंस को कभी अच्छा नहीं रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की हैं, तो मेक इट इन द रियल लाइफ। आप इसको वो करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो जस्ट कम टू मी, डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ इज ऑलवेज देयर। बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम में आप आए, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा ना कि रियलिटी की तरफ आए, रियलिटी यही है कि रियलिटी की तरफ आप नहीं जाएंगे तो फिर इस तरह की शिकायत जो है आप अपने बच्चों की आए दिन लेके डॉक्टर्स के पास ज़रूर जाएंगे। तो इससे बचने के लिए ज़रूरत यही है कि रियल लाइफ में जीना सीखें। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।